आई एम आकांक्षा सारस्वत और मैं आज एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ जो कि इमाइल दुर्खीम का ही है। इमाइल दुर्खीम के हमने इससे पहले विभिन्न प्रकार के सिद्धांत सीख लिए हैं। आज इनका सामाजिक तथ्य का सिद्धांत और साम्यवाद की उनकी विचारधारा, इसको हम समझेंगे। और साथ ही मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक के साथ ही हमारा इमाइल दुर्खीम का जो चैप्टर है, जो कि यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी सिलेबस की यूनिट 1 का टॉपिक 1 है इमाइल दुर्खीम, वे उस टॉपिक को आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं, फिनिश हो जाएगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैक्स वीवर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम इसको साथ आगे बढ़ते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी अवधारणा को सीखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होती है कि वह अवधारणा जिस विचारक ने दी है वो किस पुस्तक में दी है। तो यह है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। इस पुस्तक में इमाइल दुर्खीम ने इस अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है, ये देखिए। इसके बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज है, इसमें दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक होती हैं फैक्ट और एक होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। फैक्ट का तात्पर्य होता है तथ्य। तथ्य वे होते हैं जिनका हम निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जबकि इसकी दूसरी साइड में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी अमूर्त वस्तुएं वे होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे आपसी संबंध, हमारे व्यवहार, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, ये सब चीज़ें अमूर्त चीज़ें होती हैं, अमूर्त वस्तुएं होती हैं। अब हमारी समझ में जब आ जाता है कि ये जो तथ्य किसे कहते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य किसे कहा है। सामाजिक तथ्य का तात्पर्य होता है कि कोई भी आदर्श, व्यवहार के तरीके, सामाजिक मूल्य, ये सभी चीज़ें जो कि अप्रत्यक्ष होती हैं, अमूर्त होती हैं, इसे दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य माना है। दुर्खीम का मानना है कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे इन सामाजिक प्रतिनिधानों को, तरीकों को, मूल्यों को, व्यवहारों को सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं। तो यही सामाजिक तथ्य हैं। अब बात करेंगे कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र को माना क्या है। तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। सामाजिक प्रतिनिधान यही हमारी परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य और हमारे व्यवहार के तरीके जो कि अमूर्त हैं, वे सब कुछ सामाजिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। और इन प्रतिनिधानों को दुर्खीम किस रूप में अध्ययन करना चाहते हैं? सामाजिक तथ्य के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य हम जानते हैं कि समाजशास्त्र को दुर्खीम एक विज्ञान मानते हैं। तो हमारी समझ में आ जाता है कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं और तथ्य और अमूर्त वस्तुओं का अंतर भी हमारे समझ में आ जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये सामाजिक तथ्यों को और अधिक गहराई से जानते हैं उनकी विशेषताओं के साथ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनकी विशेषताओं को सीखते हैं कि इनकी विशेषताएं होती क्या है, यानी कि इनका स्वरूप कैसा होता है, कैसे दिखते हैं सामाजिक तथ्य। तो इनको सीखने के लिए हम इनकी 3 विशेषताओं का अनुसरण करते हैं। दुर्खीम ने 3 विशेषताएं बताई हैं सामाजिक तथ्यों की, और नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, या जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उनमें भी कई बार डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी विशेषताएं सामाजिक तथ्यों की इमाइल दुर्खीम ने बताई हैं। तो ये है बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। 3 विशेषताएं बताई हैं। अब देखेंगे, हम सीखेंगे कि सामाजिक तथ्य की जो बाह्यता विशेषता है इस किसे कहते हैं। तो बाह्यता को हम इंग्लिश में एक्सटर्निटी यानी बाहरी चीज के रूप में देख सकते हैं। एक होता है इंटर्निटी यानी कि व्यक्ति के शरीर के अंदर की वस्तुएं व्यक्ति के शरीर से या व्यक्ति के आसपास, शरीर से बाहर या आसपास की चीजें बाह्यता में आती हैं। अतः सामाजिक तथ्य जो हमारे मूल्य हैं, आदर्श हैं, हमारे व्यवहार के तरीके हैं, वे व्यक्ति के अंदर नहीं हैं बल्कि सामूहिक स्तर पर होते हैं, व्यक्ति से बाहर होते हैं। और व्यक्ति उन व्यवहारों को इसलिए मानता है क्योंकि वह अपने समूह का सदस्य होता है। वो समूह के सदस्य होने के नाते वह उनका पालन करता है। उदाहरण के रूप में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी हमारी जो परंपराएं हैं वे चलती रहती हैं, वे निरंतर रूप से आगे बढ़ती रहती हैं परंपराएं। तो हम इन परंपराओं के रूप में देखते हैं कि प्रथाएं और परंपराएं जो हैं व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी चलती रहती हैं। अतः इनका सामूहिक स्तर होता है, सामाजिक स्तर होता है, न कि आंतरिक स्तर। ये इसीलिए हम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों में बाह्यता पाई जाती है, यानी
बाहरीपन पाया जाता है। तो हमारी समझ में आ जाता है कि बाह्यता क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता है बाध्यता। बाध्यता का मतलब है दबाव, प्रेशर आना, प्रेशराइज करना। तो परंपराओं को मानने का व्यक्ति पर एक प्रकार का नैतिक दबाव होता है। नैतिक दबाव का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति पर इनडायरेक्टली प्रेशर होता है समाज का, कोई डायरेक्टली उसको प्रेशराइज नहीं करता व्यक्ति को कि आपको विशेष प्रथा को, विशेष परंपरा को मानना ही होगा, या बड़ों का आदर करना ही होगा, या छोटों से झगड़ा नहीं करना। जैसे कुछ मूल्य, हमारी ईमानदारी हमारे व्यवहार में निहित होती है, हमारे जो अच्छे गुण हैं, वे सब क्या हैं? वे सब हमारे सामाजिक तथ्य हैं। तो देखिए, नैतिक दबाव डालते हैं ये सामाजिक तथ्य मानने के लिए। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कन्यादान, हमने देखा है कि समाज में कन्यादान जैसी प्रथा चल रही है, वो कैसे प्रेशर डालती है एक पिता के ऊपर। कन्या का विवाह समय पर करने का एक पिता के ऊपर एक प्रकार का नैतिक दबाव होता है। यह दबाव सामूहिक स्तर पर होता है, समूह के द्वारा होता है, लेकिन इसको इनडायरेक्टली माना जाता है, कोई डायरेक्टली नहीं प्रेशराइज करता। ऐसे ही श्राद्ध है, श्राद्ध एक परंपरा है, प्रथा है हमारी, जिसको फॉलो करना होता है, जिसको मानना होता है, और इसको करने के लिए एक प्रकार का व्यक्ति के ऊपर नैतिक दबाव होता है। इसको करने के लिए कोई डायरेक्टली प्रेशराइज नहीं करता है। ऐसे ही तीसरी विशेषता आती है सामान्यता की विशेषता। सामान्यता क्या होती है कि ये सामान्य रूप से सभी पर समान रूप से प्रेशर डालती है, समान रूप से लागू होती है। ये किसी खास व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होती, ये समाज से संबंधित है, समाज से जुड़ी हुई है। अतः अब हमारी समझ में आ जाता है कि सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं हैं, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। इसकी प्रकृति हमारी समझ में आती है कि समान रूप से लागू होती है, बाध्यता स्वरूप है, और यह व्यक्ति से बाहरी है, यानी सामूहिक स्तर पर मानी जाती है। इसके साथ ही अब हम सीखते हैं कि सामाजिक तथ्यों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स को सीखने के लिए हम 2 तरह के सामाजिक तथ्यों को पढ़ते हैं। समाज में 2 तरह के सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य का तात्पर्य होता है जनरली जो व्यक्ति, समाज के लिए, समूह के लिए हानिकारक नहीं होते, और व्याधिकीय से तात्पर्य होता है कि जो वे तथ्य समाज के लिए हानिकारक होते हैं, या व्याधिकीय स्वरूप रखते हैं, या समस्या परक स्वरूप रखते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से तथ्य समाज में सामान्य रूप से लागू होते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें एक इमेजिन करना होगा कि हमारा समग्र समाज है, और इसमें 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक होती है समाज के लिए सकारात्मक रूप से भूमिका निभाने वाली, और एक होती है नकारात्मक क्रियाएं जो समाज के लिए हानिकारक हैं, जैसे अपराध एवं भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारी, चोरी चकारी जैसे कुछ नकारात्मक क्रियाएं। 2 तरह की क्रियाएं पाई जाती है, सकारात्मक और नकारात्मक। जब सकारात्मक क्रियाएं ज़्यादा होती है, नकारात्मक यानी अपराध थोड़ा बहुत होता है, इससे कि समाज का संतुलन खराब नहीं होता, समाज का संतुलन बना रहता है। तो ऐसे जो सामाजिक तथ्य होते हैं, ऐसी प्रथाएं जो होती हैं जो समाज में संतुलन को बनाए रखती हैं, थोड़ा बहुत अपराध आदि होता है, नकारात्मक क्रियाएं थोड़ी बहुत होती हैं, तो वही सामान्य रूप से मानी जाती हैं। तो ऐसे तथ्यों को हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। और इसका उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अपराध होता सभी समाजों में, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो अपराध से पूर्ण रूप से मुक्त हो, ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता। तो अपराध की एक सामान्य दर यदि रहती है तो उसको हम कहते हैं सामान्य सामाजिक तथ्य। लेकिन यह और साथ में निम्न मृत्यु दर है। मृत्यु दर भी हम देखते हैं कि स्वाभाविक है कि सभी समाजों में मृत्यु दर पाई जाती है। तो यदि हम ये देखें कि जब यह सामाजिक तथ्य सामान्य रूप से समाज में मौजूद होते हैं, तो इन्हें हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। जब इनका स्वरूप बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी जब नकारात्मक क्रियाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं समाज में व्याधि के स्वरूप उत्पन्न होते हैं। वे तथ्य जो सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं, या समाज के संतुलन को बनाए नहीं रख पा रहे हैं, और उनकी निरंतरता के लिए और संतुलन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, तो उन्हें हम व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि यदि अपराध में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अपराध में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है कि उसका समस्या मान करके उसका समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा किसी महामारी के कारण अचानक बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, तो भी एक स्टेप उठाए जाते हैं उसको समाधान निकालने के। इसका एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस के रूप में ले सकते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो रही है कोरोना वायरस के कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ी व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है, व्याधिकीय स्वरूप है।
तो इसका समाधान निकाला जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो सामाजिक तथ्य हैं, मुख्य रूप से प्रथाएं और परंपराएं, इनमें भी व्याधि के स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं समय के साथ साथ। समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में सती प्रथा है। सती प्रथा एक सामाजिक तथ्य का, प्रथा का एग्जाम्पल है। वे उस समय सामान्य सामाजिक तथ्य थी जब तक कि वे बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ता गया। उससे जब लोगों में जागरूकता बढ़ी तो वो एक हानिकारक यानी व्याधि के सामाजिक तथ्य के रूप में मानी जाने लगी सती प्रथा, और उसको समाधान निकालने के लिए प्रयत्न किए गए। राजा राम मोहन राय ने प्रयत्न किए थे 1828 में, जब कानून बना सती प्रथा को लेकर के। तो हम देखते हैं कि सामान्य सामाजिक तथ्य भी व्याधि के स्वरूप में आ जाते हैं और फिर उनका समाधान निकालना पड़ता है। तो दो प्रकार, सामान्यतः दुर्खीम ने दो प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं, वे हैं सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामान्य तथ्य। तो इस तरह से हमारी समझ में आ जाता है कि कौन कौन से दो टाइप के सामाजिक तथ्य होते हैं। देखिए, सामाजिक तथ्य जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है, उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसकी विशेषताएं 3 हैं जो, और उसके प्रकार जो 2 हैं, इनका पता लगाना जरूर आवश्यक होता है। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी बस आलोचना आपको पता होनी चाहिए कि आप इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका बाध्यता मूलक स्वरूप बताया है। जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यक्ति को बाध्यता के कारण ही कन्यादान करना पड़े, बाध्यता के कारण ही श्राद्ध करने पड़े। खुद की व्यक्ति की स्वयं की भी इच्छा हो सकती है इसको करने के लिए। तो सामाजिक तथ्य हमेशा प्रेस्क्राइब नहीं करते, हमेशा ही बाध्यता मूलक नहीं होते। तो एक आलोचना आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी, हमेशा बाहरी नहीं होती है, इंटरनली भी होती है। व्यक्ति का व्यवहार, खुद का मन कर रहा है अच्छे से व्यवहार करने का, आदर करने का, सम्मान करने का, प्रथाओं का पालन करने का, तो आवश्यक नहीं है बाहरी स्वरूप ही नहीं लिए हुए होती। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो यह है कि इसको एक तथ्य के रूप में अध्ययन कैसे करें, क्योंकि ये तो अमूर्त हैं परंपराएं, प्रथाएं, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये चल अवश्य रही हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य का पालन हम अमूर्त रूप से, जबकि ये अमूर्त है, इनको हम तथ्य के रूप में कैसे अध्ययन करें, इनको फैक्ट कैसे माने। आई होप आपकी समझ में ये वाला सिद्धांत आ गया होगा। सामाजिक तथ्य और अमूर्तता में अंतर और आलोचना, इनकी विशेषता, इनके प्रकार। आज हम एक और छोटा सा टॉपिक इसके साथ ही ले रहे हैं, जो कि दुर्खीम का ये टॉपिक है, साव्यवाद का। ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुर्खीम ने इसको अपनाया है, इस सिद्धांत को अपने समग्र जितने भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, धर्म का सिद्धांत, आत्महत्या का, श्रम विभाजन का सिद्धांत, सभी सिद्धांतों में दुर्खीम ने अपनी इस अप्रोच को लेके आगे बढ़े हैं कि साव्यवाद का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार मानव शरीर समग्र अंगों के संतुलन से चलता है, वैसे ही समाज भी चलता है। यानी यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि व्यक्ति के शरीर और समाज में तुलना करता है, समानता रखता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति का शरीर और समाज एक ही है। जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंग, आँख, कान, नाक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और समाज के संतुलन को बनाए रखते हैं, उसकी निरंतरता को बनाए रखते हैं, वैसे ही समाज में भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे उसकी इकाइयाँ, व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, ये सभी क्या मिलाकर व्यक्ति समाज के संतुलन को बनाए रखती हैं। ये सिद्धांत यह मानता है और इसी अप्रोच को अपनाया है दुर्खीम ने। उनका मानना भी यही रहा है कि चाहे वो धर्म हो, श्रम विभाजन हो, ये सभी एकता है, जो कानून है, दुर्खीम ने जो कुछ भी बताया अपने सिद्धांतों में, वे सभी समाज के लिए लाभदायक है। यह माना है दुर्खीम ने कि ये जो है प्रकारात्मक अप्रोच अपनाया है उन्होंने। प्रकारवादी अप्रोच से मतलब यही है कि समाज को सावयव के रूप में देखना, जिसमें एक बात, 2 चीज़ निकल कर आती हैं सामाजिक सावयववाद में। एक तो यह कि इसकी समानता व्यक्ति के शरीर से करी गई है, समाज की समानता व्यक्ति के शरीर से करी गई है, और दूसरी बात ये निकल कर आती है कि यह प्रकारवादी रूप रखता है, समाज के लिए लाभकारी रूप रखता है, क्योंकि उसकी निरंतरता को बनाकर रखता है। इसके साथ ही ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक सावयववाद को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। इन्होंने डार्विन से सिद्धांत लिया था जो कि जैविक सावयववाद है। जैविक सावयववाद को इन्होंने सामाजिक सावयववाद में कन्वर्ट किया था। जैविक सावयववाद की अवधारणा उन्होंने डार्विन ने दी है, शायद आई थिंक ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज नामक उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने अवधारणा दी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने वही अवधारणा अडॉप्ट की वहाँ से, और उसके बाद इसको समाज के स्तर पर देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति का शरीर और समाज में समानताएं हैं।
तो इनके इस अवधारणा को सामाजिक साम्यवाद को ब्राउन ने भी लिया और दुर्खीम ने भी लिया। इस सिद्धांत के अनुसार समाज को सर्वे सर्वा माना जाता है और व्यक्ति को सेकेंडरी यानी गौण रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का समग्र शरीर अपने आप में संपूर्ण है, अगर एक हाथ की उंगली को काट दिया जाए तो उससे कोई मृत्यु नहीं हो जाती, वैसे ही अगर व्यक्ति एक अंग मात्र है समाज का, अगर वो नहीं भी है तो भी समाज की समग्र बना रहेगा, यानी समग्र समाज को ही समग्रता के रूप में देखा जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो वैसे ही हम समाज में देखते हैं कि हमारे स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, राजनीतिक धार्मिक संस्थाएं हैं, ये समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर कर समाज की एकता को बनाए रखती हैं। इसमें दो बात बस ध्यान रखनी है, एक तो समाज को ही सर्वे सर्वा माना जाता है, दूसरी बात कि यह प्रकारवादी रूप में देखा जाता है और इसको दुर्खीम ने भी अपनाया है इस अप्रोच को। इस तरह से हमारी समझ में आ जाता है कि साम्यवाद होता क्या है। इसके साथ ही मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अब आज जो हमारा क्लासिकल सोशल ट्रेडिशंस जो हमारी पहली यूनिट है उसका टॉपिक 1 ईमाइल दुर्खीम कंप्लीट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लें और वहाँ से दुर्खीम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके आंसर चेक करें, आंसर का चेक करके उनको रीड करें। अगर फिर भी कोई आपको दुविधा आ रही है, समस्या है, तो उसे कमेंट कीजिए और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करूँगी। और इसी आशा के साथ कि आप अपने लक्ष्य के